फ्लाइट से अपने बेटे को लेके कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब तक के लिए जा रही हूँ, क्या ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, इन सारे सवाल का जवाब आगे की ब्लॉग्स में तो आपको मिलेंगे ही। फिलहाल मुझे और मेरी इस ब्लॉग का एकमात्र उद्देश्य है, ये जो आप सामने देख रहे हैं लामा जी जो हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो दिखा करके मैं आप सबको सतर्क करना चाहती हूँ। आयान वो देखो वो ब्लॉग्स बना रहा है, वो ब्लॉग्स चेक कर रहा है उधर। हम बनाएंगे तुम्हारे बहुत प्यार देखो यार वो बेसमेंट बना। लाइफ में कब सिचुएशन चेंज हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है। और ये सिचुएशन मेरे साथ आई कि फाइनली मुझे अपना प्यारा सा घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो लाइफ में ना कभी कभी अचानक से बिल्कुल सडन से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मेरी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ और इसके बाद मैंने अपना सारा सामान वाइंड अप कर लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सोच रही थी लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यूट्यूब से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो, चाहे कुकिंग रेसिपी हो, चाहे मोटिवेशनल मंगलवार हो, हर चीज़ के लिए पहले रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो उसका पूरा जो बुक है ना, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था और रखने पे सामान भी बढ़ जा रहा था। और इस पूरी पैकिंग में मुझे 4-5 दिन लग गए। शायद यही कारण है कि पिछले 1 वीक से मैंने कोई भी ब्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं किया है, कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है, क्योंकि लाइफ में बिल्कुल उठा पटक सी हो गई। लाइफ बिल्कुल कहते हैं ना बिखर सी गई, अचानक से ऐसा हो गया। तो मेरा दिमाग खुद ही नहीं काम कर रहा था क्या करना है, कैसे करना है, तो आपसे क्या ही शेयर कर पाती। अब धीरे धीरे मैं डेली बेसिस पे अपने ब्लॉग से आपके थ्रू जुड़ी रहूँगी और आपको बाकी चीज़ें भी अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल मेरा पहला मोटिव तो आज की ब्लॉग का यही है कि आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताओ कि हर फेज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ का मतलब ही होता है अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाना। तो जब भी आपको लगे कि बस यही पूरी आपकी दुनिया है, इसके अलावा आपके आसपास कुछ भी नहीं है, ये आपका घर ही आपकी दुनिया है, कभी भी ऐसा मान के मत चलिए, क्योंकि आपकी दुनिया और बड़ी है और विस्तार कर सकती हैं आप अपनी दुनिया का, और कई तरह से कर सकती है। मैंने भी अपने इस घर को ही अपनी पूरी दुनिया मान के रखा हुआ है और मेरी फैमिली के तौर पे आप सभी हैं, जो 75,000 फैमिली मेम्बर्स हैं आप हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी दुनिया और बड़ी है और मुझे उस पूरी दुनिया से जुड़ना चाहिए और उसके लिए मुझे इस घर से निकलना ही होगा। और क्यों निकलना होगा ये तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों घर बार सब कुछ छोड़ करके अपने बेटे को लेके अचानक से चली आई हूँ मैं अपने मायके। और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट हो गया है मेरी लाइफ का। तो जाने से पहले जो पड़ोस में रहते हैं, जो कि मेरा सपना था कि पड़ोसी हो और उनके साथ मैं जो भी बनाऊँ उनसे शेयर करूँ, वो सारी चीज़ें मैंने 6 महीने बहुत इन्जॉय की यहाँ पे। और उनके बेटे से मेरा बहुत लगाव हो गया, वो भी बहुत इमोशनल हो गया था, रचित से मिलने के लिए आया था, छोड़ नहीं रहा था रचित को। तो सच में ये कहते हैं ना, रिश्ते खून से ज़्यादा दिल से मजबूत होने चाहिए और ये सब दिल से बने हुए रिश्ते होते हैं जो आपके जाने के बाद भी आपको याद रहते हैं। खासकर बच्चे तो वैसे भी क्लीन हार्ट होते हैं, एकदम साफ दिल के। तो पूरी पैकिंग हो गई और जाने के दिन जब पूरे घर को मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा था अपने आँख में इसको समेट करके ले जाऊँ, मेरा घर का एक एक कोना जिसके साथ मेरा पूरा टाइम बीतता था। और क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये फीलिंग नहीं समझ सकते, लेकिन एक औरत ही समझ सकती है कि उसकी गृहस्थी के लिए सामान नहीं होता, बल्कि उसके फैमिली का हिस्सा होता है। ये सारे सामान जो है ना, मेरे घर का, मेरी गृहस्थी का पहला बेड, पहला सोफ़ा, पहला वैलेंटाइंस डे गिफ्ट, पहला मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट, ये सब भले इस पे जोक्स बनते हैं, मजाक आते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, बट एक्चुअली में ये इमोशंस होते हैं हर लेडीज़ के कि उसको अपनी गृहस्थी के सारी चीज़ों से एक अलग अटैचमेंट होता है। और वो गृहस्थी सिर्फ उसकी गृहस्थी नहीं होती, उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, या यूँ कहो कि उसकी फैमिली का एक हिस्सा होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था और ये सारी चीज़ें मुझे कहते हैं मैं अपने आँख में एकदम एकदम कैच करके पकड़ करके जा रही थी कि इन चीज़ों से मैंने कितने साल, 10-11 साल एक एक चीज़ को सहेज के, संभाल के, सजा के रखा, एक एक कोने को। कितनी भी बार घर बदला, कितने भी बार हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर बार एक नए सिरे से घर को सजाना, संवारना और एक नए एंथू के साथ मैंने कभी उस एंथू को नहीं छोड़ा। रचित की फ़ोटोज़ यहाँ से हटा ली जो मैं उसको हर बर्थडे पे बना करके पेंसिल स्केच बना के गिफ्ट करती थी, वो भी एरिया खाली लग रहा था। तो
ये एक इमोशंस है, पता नहीं शायद मैं अभी शो भी नहीं कर पा रही हूँ, या फिर शायद अगर शो करने लगूँगी तो मैं रोने लगूँगी, क्योंकि ये बस जस्ट घर से निकलते समय मैंने ये वीडियो बनाया था। और मेरा घर, हर किसी का घर बहुत सुंदर होता है, बस वही कहते हैं ना, वो गाना है ना, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। आपके देखने का नज़रिया, आपका घर हमेशा सुंदर होता है। अगर आपका देखने का नज़रिया अच्छा है तो मेरे लिए मेरा घर बहुत सुंदर है, आपके लिए आपका घर सुंदर होगा। और घर जो होता है ना, वो सिर्फ एक्चुअली चार दीवार और छत नहीं होते। घर तो एक इमोशंस होता है, फैमिली होती है, जहाँ हम यादें बनाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी और मन बहुत अशांत था, इसलिए क्योंकि घर गृहस्थी को छोड़ के जा रही हूँ। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मुझे घर गृहस्थी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। वो छोड़ करके जाना, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, जो भी मुलाकात होती जिनसे, कि हुबली कैसा लग रहा है। मैंने सबको यही बोला, मेरे लिए हुबली बस मेरा घर ही है, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं, तो घर ही मेरे लिए पूरी सिटी हो जाता है। कोई भी जगह अच्छी या बुरी नहीं होती, अगर आपको लोग अच्छे या बुरे मिल जाए उसी हिसाब से वो जगह हो जाती है। और मेरा बेटा बहुत उदास कि अपने पापा से दूर जा रहा है, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया इधर उधर एयरपोर्ट की खूबसूरती दिखा करके, कि ताकि वो डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कई बार वो अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये तो माँ बाप का काम होता है ना, इमोशंस को समझना। मैं उसके इमोशंस को समझ रही थी, इसलिए मैं उससे बातचीत करके उसको डाइवर्ट करने की मैंने उसे पूरी कोशिश की। फिर हमने बस का वेट किया, क्योंकि फ़्लाइट तक जाने तक एक बस आती है जिस पर आप बैठ के फ़्लाइट तक जाते हो। बाद हम फ्लाइट तक पहुँचे, और मैं और मेरा बेटा, बेस्ट टाइम पास होता है जर्नी में। हालांकि पता है क्या, फ़्लाइट में ना बातें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में ऑलरेडी इतनी आवाज़ होती है जिसमें मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ये बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 2.5 घंटे की, और बगल में हमारे बैठे थे ये लामा जी। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये जो है, कैमरे को जूम करके एयर होस्टेस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एयर होस्टेस अपने एरिया में खड़ी थी, अपने काम कर रही थी। ये जनाब उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, और ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे, अपना एक लामाओं का ग्रुप था जिस पे उसकी फ़ोटोज़ फॉरवर्ड कर रहे थे। और ना सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे थे, उधर से कोई तो एक लामा थे जिसकी फ़ोटो, जो एयर होस्टेस की फ़ोटो को एडिट करके गंदी गंदी वल्गर बना करके इनको भेज रही थी। और ये जनाब जो है उसको जूम करके उसको देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ रही थी ना, मुझे 1 मिनट के लिए तो लगा मैं उठ करके इनकी कंप्लेन कर दूं, पर इनकी हरकतें देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गई कि सच में ये जो कहते हैं ना, लामा है या पंडित हैं या मौलवी है, जो भी हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एक्चुअली इनके ड्रेस के हिसाब से सोच लेते हैं कि बहुत ही साफ़ सुथरे दिल के होंगे, पर आजकल ट्रस्ट करना किसी पे भी बहुत मुश्किल है। फिर रास्ते का खाना मैं बना करके ले आई थी, मेथी भरे पराठे। स्टफ पराठा रास्ते में लेने जाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, दूसरा खाना बहुत आसान होता है, रोल किया और खा लो, परसने का झंझट नहीं होता, फटाफट से उठाया और रोल किया, खा लिया। फिर हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गई, और टेक ऑफ के बाद मिस्टर लामा जो है वो कंटिन्यूअस लगे हुए थे, अपनी ही लैंग्वेज में ऑडियो बना बना के अपने ग्रुप में भेज रहे थे। एयर होस्टेस की अलग अलग एंगल से जूम कर करके फ़ोटोज़ ले रहे थे, फ़ोटोज़ को फटाफट सेंड कर रहे थे। और उस तरफ से कौन वो जनाब थे जो वो फटाफट से फ़ोटो एडिट करके भी भेज रहे थे। 1-2 बार एयर होस्टेस आई, उन्होंने बोला भी फ़ोटोज़ नॉट अलाउड, बट मिस्टर लामा जो थे वो सुधरने वाले नहीं थे, और पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिल रहा था। यही कहते हैं कि जब इंसान की सोच गंदी होती है ना, तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप उसकी सोच नहीं बदल सकते हो, चाहे वो किसी भी अवतार में हो, चाहे वो कहते हैं ना पुलिस हो तो भी वो चोरी वाला काम कर सकता है, धोखा दे सकता है, चाहे वो लामा हो, पंडित हो, मौलवी हो, कोई भी हो। इंसान की सीरत अगर अच्छी नहीं है तो सूरत अच्छी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2.5 घंटे की फ़्लाइट में हमने पराठा खाया, और मेरा बेटे का फेवरेट है कप नूडल्स, तो हम दोनों ने कप नूडल्स ऑर्डर किया। तो मिस्टर लामा जी को भी मन हो गया कप नूडल्स ऑर्डर करने का, मुझसे पूछा, कई बार बात करने की कोशिश की, बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनसे बात करने का। फिर रचित से उन्होंने बातें करना शुरू किया कि मम्मा कहाँ जा रही है, आपके घर में कौन कौन है। बच्चे साफ दिल के होते हैं, उसने सब चीज़ें शेयर कर ली। तो वो ना सेल्फ़ी लेने लगे उधर से। मुझे समझ में आ गया, मैंने विंडो की तरफ अपना मुंह कर लिया, मैंने उनको अपने साथ एक भी सेल्फ़ी नहीं लेने दी। बट यही है ना कि आजकल इतना संभल के चलना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है कि आपको कब कहाँ किससे धोखा मिल जाए, क्या चीटिंग हो जाए, आपको पता ही नहीं है। इसके बाद हमने कप नूडल्स खाया,
और बादलों को देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, कुछ तो शायरी भी आई कि बादलों की भी अपनी ऊंचाई होती है। बादल हमेशा झुके रहते हैं और लोग समझते हैं कि बादलों का स्वभाव ही है झुके रहना। इंसान और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, खासकर औरतें। औरतें हर ऊंचाई को हासिल कर सकती हैं, लेकिन वो हर रिश्ते के आगे झुकी रहती हैं। तो लोग ये समझने लगते हैं कि औरतों का नेचर ही है झुकना, जबकि औरतें चाहें तो किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं। बस यही सब कुछ कुछ चीज़ें लाइन्स लिखी। फ़्लाइट पूरी फुल थी और पूरी फ़्लाइट में मेरे और रचित के अलावा किसी ने मास्क नहीं लगाया था। मिस्टर लामा जो कि पूरा इंटरटेन हो चुके थे फ़ोटोज़ देख देख करके, वो सो चुके थे और मैं और रचित फ़्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। ड्राइंग हमने कुछ कुछ ड्राइंग्स बनाई और अभी तो हमारी जर्नी आधी हुई थी, क्योंकि हमारा एक हॉल्ट भी था दिल्ली में। और दिल्ली में हॉल्ट में मेरे साथ जो हुआ, हमारी हॉल्ट जो है वो 45 मिनट्स की थी और मेरी पहली फ़्लाइट ही 45 मिनट डिले पहुंची। अगली फ़्लाइट डिले थी, अगली फ़्लाइट दिल्ली से थी। और जैसे ही हम पहुँचे एयरपोर्ट पे मेरा ही नाम अनाउंस हो रहा था, वो भी लास्ट कॉल फॉर रचना श्रीवास्तव करके अनाउंस हो रहा था। और हमें जाना था दिल्ली में गेट नंबर 55 तक, जो कि ऑलमोस्ट 35 मिनट का रास्ता है और फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। मुझे इतनी टेंशन हो गई, दिल्ली एयरपोर्ट अब बस उतरने वाले थे, तो मैंने रचित को बोला कि अगर नाम अनाउंसमेंट होगा तो मैं दौड़ तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे आदत है फ्लैट पहनने की, लेकिन थोड़ा बहुत हील तो आजकल हर सैंडल में रहता है। तो छूट जाएगी तो छूट जाएगी, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगी, नहीं लिखा होगा तो छूट जाएगी। पर रचित ने नहीं माना और मुझे उसने जो दौड़ाया, कम ऑन मम्मा, एनर्जी, चलो दौड़ते हैं। और फाइनली हमने फ़्लाइट पकड़ ली दिल्ली वाली और हम बैठ गए। और उसके बाद फिर हमने पज़ल्स गेम खेले, ड्राइंग बनाई और मिस्टर लामा से मुझे छुट्टी मिल गई। मेरा दिमाग उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब करके रखा था। और ये जो पज़ल्स की बुक है इंग्लिश ग्रामर की, ये सॉल्व किया रचित ने, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने देखा बाहर अब अंधेरा हो गया है, क्योंकि 6 घंटे की फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट, और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी। लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन की फ़्लाइट होती है उसमें कुछ स्नैक्स आते नहीं, तो मेरे पास कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी खाने की, हमने खाया। और एक टाइम के बाद ना सच में थकान हो जाती है। फिर ये रचित ने ड्राइंग बनाया अपने मन से, क्या वो ड्रॉ करता है, सिर्फ अपने मन से वो बनाते रहता है ड्राइंग। तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ बनाना चाहिए। मैंने बोला मैं एक सीधा साधा सा बच्चा बनाती हूँ। मैंने फिर सीधा साधा सा बच्चा बनाया उसके लिए। और वैसे एक ऑप्शन अच्छा होता है कि मैं उसको मोबाइल दे दूं, बट मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों को मोबाइल, मतलब रचित को मोबाइल देने से। क्योंकि क्या होता है, ये शुरुआत पेरेंट्स ही करते हैं बच्चों को मोबाइल देने की, बच्चे खुद नहीं मांगते हैं। पेरेंट्स खुद फ्री टाइम चाहते हैं, खुद लोगों से बातें करना चाहते हैं, खुद मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनको आसान तरीका लगता है कि चलो बच्चे को भी दे देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सेल्फ इंगेज रखती हूँ रचित को अपने साथ, ताकि हम दोनों एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंगेज रहें। जर्नी लंबी थी, थकान हो जाती, लेकिन तब भी उसके बाद मैंने रचित को बोला अब हम लोग चुपचाप बैठेंगे जब तक कि फ़्लाइट लैंड ना कर जाए। फिर हम लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर आए और वहाँ मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए थे। और फाइनली मैं अपने मायके पहुँच गई अपने बैग एंड बैगेज के साथ। अब क्यों पहुँची हूँ मायके बैग एंड बैगेज के साथ, ये तो आपको आगे की ब्लॉग्स में मिलेगी। और कुछ पिछली ब्लॉग्स भी है जो छूट गई थी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट में या व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं। और मिस्टर लामा के बारे में अपने रिव्यू तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो वो भी शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। क्योंकि हम क्या होता है, कई बार आंख बंद करके लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, खासकर धर्म से जुड़े लोगों पर। तो इस भरोसे को भरोसा करना ठीक है, पर अंधभक्ति, जो अंधा भरोसा होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। फ़्लाइट में बहुत सारे लोग मोबाइल में एंगेज थे, कुछ लोग मूवीज़ डाउनलोड करके लाए थे, देख रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे। तो रचित का भी माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि मम्मा वो देखो वो मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। तो हमने अपनी तरह से मस्ती की, अपना टाइम पास किया। और एक्चुअली में मेरा और रचित का ये वाला बॉन्डिंग जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आता है। आप अक्सर मेरे सवालों के जवाब में यही लिखते हैं कि मेरे और रचित का ये जो टाइम पास बॉन्डिंग है ना, ये आपको बहुत पसंद आता है, क्या किस तरह से मैं उसको इंगेज रखती हूँ। तो फाइनली पहुँच गए लखनऊ एयरपोर्ट और हम लगेज का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और रचित तो लगेज का इंतज़ार कर रहा था और मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट थी अपने पापा से मिलने की। यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि अब बेटी यहीं रहने वाली है। बेटी के साथ साथ नाती भी यहीं आ गया है। तो उनकी लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि इसको स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लेके आना है, ये पढ़ाना है, वो कराना है। और सिर्फ प्लानिंग उनकी ही नहीं है, प्लानिंग मिस्टर रचित की भी है। उन्होंने घर आते ही सबसे पहले हाथ पैर मुँह धुल के अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद लग गया नाना नानी की सेवा में। इसका फेवरेट काम है सर पे तेल रख करके चंपी करना, और छोड़ना नहीं है। मतलब अगर आप तेल नहीं लगवाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा। तो पहले तेल लगा के नाना की चंपी किया है, उसके बाद उसने नानी की चंपी की, फिर नाना का पैर दबाया। और उसे याद था कि नानी के पैर का ऑपरेशन हुआ, घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो नानी का पैर नहीं दबा सकता, तो नानी का पैर नहीं तो पीठ दबा दिया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना बचपन की मेमोरीज होती है और बुढ़ापे में ये पॉजिटिविटी देती है बूढ़े लोगों को। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा।